ज़िया। और अभी मैं डॉक्टर कियानी के साथ मौजूद हूँ। डॉक्टर कियानी का मैं पहले ही तारुफ़ करवा चुका हूँ कि पाकिस्तान के मशहूर हर्बलिस्ट हैं और तकरीबन 40 से 50 साल का इनका एक्सपीरियंस है। पहला प्रोग्राम हमने चाइल्ड हेल्थ के मुताबिक किया था, दूसरा प्रोग्राम हम जो करने जा रहे हैं आजकल ख़वातीन की जो हेल्थ है और जो आजकल जंक फूड वगैरह की वजह से जो ख़वातीन की हेल्थ पे असर होता है, तो उस बारे में डॉक्टर साहब के ख़यालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि आजकल जो ख़वातीन की जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं और उसका क्या हल है? ख़वातीन हमारा हमारी आबादी का निस्फ हिस्सा, बल्कि दुनिया की आबादी का निस्फ हिस्सा है। और माँ, बहन, बेटी, बीवी के रूप में हमारी फैमिली का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ख़वातीन की जो सेहत है, हम अगर उसकी बात करते हैं तो खून की कमी से लेकर कैंसर तक की जो बीमारियाँ हैं वो इनके साथ मुख्तलिफ एज वाइज चल रही होती हैं। तो अगर ख़वातीन की सेहत को हम देखें तो एज वाइज, जैसे टीन एज है, फिर बलूगत की उम्र है, फिर मैरिड लाइफ आ जाती है, फिर उसके बाद सन्यास है। ये मुख्तलिफ फेजेज़ हैं। हर फेज़ की अलग ही नेसेसिटी और रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और फिज़िकल डिसऑर्डर्स भी हर एज के अलग अलग हैं। हम अगर बचपन को निकाल दें और डायरेक्ट अगर एडल्टहुड में आ जाए तो ये जो बलूगत का ज़माना है, ये एक ख़ास फेज़ है ख़वातीन की सेहत के हवाले से। और इसमें बहुत ही प्रोडक्टिव एक ज़िंदगी से वो गुज़र रही होती हैं। और इसी एज में उनको बहुत सारे फिज़िकल डिसऑर्डर्स और कॉम्प्लिकेशन से भी गुज़रना पड़ता है। तो उसमें फ़िज़िकल एलिमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस या डिसऑर्डर्स इसमें देखे गए हैं, जिसमें पीसीओएस टाइप की कंडीशन है। पीसीओएस सिंड्रोम मतलब एक ऐसी डिज़ीज़ है जो हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है और इसके साथ एसोसिएट इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं। इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ बहुत सारे हैं, फाइब्राइड्स इसमें हो जाते हैं, यूट्राइन फाइब्राइड्स हो जाते हैं। और इसके अलावा ओबेसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर मैरिड लाइफ में अगर आप आएँ तो प्रेगनेंसी के जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसमें खून की कमी भी होती है और हाइपरटेंशन भी होता है और गैस्ट्रिशनल डायबिटिक एक ख़ास किस्म की डायबिटिक इसमें होती है प्रेगनेंसी के हवाले से। वो भी माँ के लिए और माँ के साथ साथ जो बच्चा है उसकी ज़िंदगी और सेहत दोनों मुतासिर होता है। तो फिर एक्लेम्शिया एक कंडीशन होती है, गायनेकोलॉजिकल एक डिसऑर्डर होता है इसमें, कि प्री बर्थ जो बच्चे हैं उसमें वक्त से पहले बच्चों की पैदाइश अनमेच्योर होती है वो, और उसमें बच्चे की ज़िंदगी जो है वो एक बहुत बड़े ख़तरे से दो चार होती है। माँ की सेहत भी उसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। तो ये सारे जो हैं प्रेगनेंसी के मसाइल हैं। अच्छा, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ की वजह से ओवेरियन कैंसर्स, यूट्राइन कैंसर्स, सर्विकल जो रैम के मुंह का कैंसर है, ये बहुत आम देखा गया है। और ख़वातीन में कैंसर्स की जो शरह है स्टैटिकली अगर देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हाई है, ख़ासतौर पे ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। इसके अलावा दूसरे कैंसर्स भी ख़वातीन में आम है। सर, इस मौके पर एक सवाल पूछना चाहूँगा। जी, जो आपने बताया ब्रेस्ट कैंसर, मेजॉरिटी ऑफ जो ख़वातीन हैं जो आजकल हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम का, क्योंकि गिल्टी निकलती है, सही है, बहुत सी ख़वातीन उसको बड़ा लाइट लेती हैं, ठीक है। फिर जब प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है, तकलीफ़ होती है, फिर वो जाते हैं। तो मुझे बताएं कि तिब के अंदर आया देयर इज़ एनी रेमेडी फॉर ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि कुछ मखसूस जो हमारी बड़ी मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट जो इस तरह की ट्रीटमेंट करने वाली लेडी डॉक्टर्स हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि तिब के अंदर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से हमारे पास कौन सी ऐसी रेमेडीज़ है, जिस तरह आपने मुझे बच्चों के हवाले से घरेलू नुस्खे भी बताए, दालचीनी बताई और दूसरी चीज़ें बताई, और इम्यून सिस्टम के लिए मूंगफली और
तिल के इस तरह की चीज़ें बताई। तो इस डिसऑर्डर से निकलने के लिए और औरत को किस वक्त ये एहसास, जिस वक्त कौन से ऐसे सिम्टम्स ज़ाहिर होना शुरू करें कि औरत को उसी वक्त ट्रीटमेंट के लिए फ़ौरन जाना चाहिए? बात ये है कि अगर फर्स्ट स्टेज में ये चीज़ें ट्रेस हो जाती हैं, फर्स्ट और सेकंड बल्कि थर्ड स्टेज तक भी, तो उसमें आपकी ज़िंदगी के लिए कोई इतना बड़ा ख़तरा नहीं हो सकता। लेकिन फोर्थ स्टेज या लास्ट स्टेज को आप क्रॉस कर लें तो उसके बाद फिर सर्जरी और फिर रेडिएशन और कीमोथेरेपी, ये सब चीज़ें करके भी हम वो जो रिज़ल्ट्स हैं नहीं देख सकते। अब घरेलू सतह पर होम रेमेडीज़ के तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे घर में भी अगर हम हल्दी का इस्तेमाल करते रहें, जैसे हल्दी को हम अपने मसालों में ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, हल्दी की चाय पी लें, तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन एंटी कार्सिनोजेनिक एजेंट है। और इस तरह की जितने भी ट्यूमर्स फीमेल्स में क्या और जनरली तौर पे भी वो ट्यूमर्स को भी एक तरह से रिवर्स करती हैं, एंटी कैंसर भी हैं। और मेडिसिन में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें धमासा, सुल्लू, चराइता, शातरा, कराइता, ये इस तरह की बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि वेल नोन हैं और वाकई ये काम भी करती हैं। तो रोकथाम प्रिवेंटिव तौर पे भी है और परमानेंट क्योर के लिए भी चीज़ें हैं। अनवर की बहुत सारी बहुत एक्सपेंसिव इसमें चीज़ें बनती हैं जो यकीनन काम भी करती हैं। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे नेचुरल मेडिसिन में भी रखा हुआ है कि अगर खुदा न वास्ता आप सर्जरी में नहीं जा रहे या किसी तरह से उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे या उस लेवल पे आप चले गए, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि डॉक्टर सब कुछ करके भी आपको यस नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे जो ऑप्शन आपकी ऑर्गेनिक मेडिसिन का है वो आपके लिए खुला हुआ है हमेशा, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं किसी वक्त भी। ओके। अच्छा, इसके अलावा ख़वातीन का एक बहुत बड़ा मसला है पॉलीसिस्टिक ओवरीज का। पीसीओएस हमारे यहाँ दायरे के हार्मोनल डिसबैलेंस है और यंग एज के अंदर ही जो कि एक रिप्रोडक्टिव एज होती है फीमेल की, जिसमें प्रेगनेंसी से वो गुजर रही होती है या प्रेग्नेंट होने के लिए न्यू मैरिड लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें चीज़ें बहुत सारी होती हैं, उसमें इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, फिर आपके फालतू चेहरे पर बाल आ जाते हैं, जो सर के बाल हैं वो गिरने लगते हैं, चेहरे पे एक्ने आ जाती है, वेट आपका ज़्यादा बढ़ने लगता है, आप ओबीस हो जा रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका और बोन की जो हेल्थ है वो जॉइंट के मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं ऑस्टियोटाइप के वो भी इसमें चल रहे होते हैं। तो मल्टीपल आपके साथ बहुत सारे एलिमेंट जो है ना एक साथ शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहा जाता है। तो पीसीओडी सिंड्रोम की सूरत में होती है। तो इसका मैनेजमेंट तो ये है कि हेल्दी लाइफ में आप वापस आइए, अपने खाने को अच्छा बनाइए, फैट्स को कम कीजिए, फिज़िकल एक्सरसाइजेज है, नींद को अच्छे तरीके से आप पूरा कीजिए, जो कम से कम 8 घंटे की नींद होती है, तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को समझ। डाइट और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ जंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, स्नैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनको अवॉइड करके बिल्कुल हेल्दी लाइफ आप हेल्दी डाइट के ऊपर आ जाते हैं, तो काफ़ी हद तक हम इसको रोक भी सकते हैं। मेडिसिन में भी चीज़ें हैं जो इनको बैलेंस करने के लिए यकीनन काम करती हैं। सर, उसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी है जो ख़वातीन में लिकोरिया का प्रॉब्लम है, उस बारे में आप क्या कहें? यूटीआई इन्फेक्शन है। लिकोरिया का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इसमें यूट्रस के इन्फेक्शन भी आ जाते हैं और इसमें डिफरेंट स्पेशीज़ के पैथोजेंस हैं। उसमें फंगस भी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, यीस्ट भी है। जैसे कैंडिडा बहुत ज़्यादा आम तौर पे देखा गया है बैक्टीरिया इसमें, और ट्राइकोमोनास है, फिर डिफरेंट किस्म के और फंगस हैं। तो ये बहुत ही कॉमन किस्म के इन्फेक्शंस हैं जिसकी वजह से आपके अंदर से रतूबात और म्यूकस और इस तरह की सफ़ेद किस्म की जो रतूबात हैं वो बहुत ज़्यादा निकलने लगती हैं, और उसकी वजह उसमें के साथ साथ प्रोटीन और एल्बुमिन का अखराज भी होता है जिससे बोन आपकी थोड़ी वीक हो जाती है। तो इसके साथ मिथ्स बहुत सारी अटैच हैं। एक्चुअली ये यूटीआई का इन्फेक्शन ही होता है। तो इन्फेक्शन अगर आपको कंट्रोल करते हो, अपने आप को हाइजीनिक करते हो, अपनी क्लेंजिंग और वॉशिंग आप अच्छी रखते हो, और डाइट का और ये सारी जो आपके लवाजमात हैं आपके लाइफस्टाइल के, इनको अगर आप बैलेंस कर लेते हो, चाहे हेल्दी बना लेते हो, तो फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो उसमें एक हेल्दी पैटर्न पे आ जाती हैं।
हर्ब में इसके हवाले से कोई ऐसे मेडिसिन रेमेडीज़ वगैरह हैं जो किचन बेस के मबनी हों? जी बिल्कुल है। इसमें चूँकि इन्फेक्शन है तो हल्दी यहाँ पे भी काम करेगी। हल्दी। जी बिल्कुल। ओके। और इसके अलावा ये ज़ीरा और सौंफ टाइप की जो चीज़ें हैं आपके मसालों में, इनको आप मसालों के तौर पे ही अच्छी है उसमें चाय वगैरह बना के, ड्रिंक बना के ये भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रूट का इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा अच्छा करेंगे, फ्रूट में जितना भी खट्टा टाइप के फ्रूट हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, उसमें आयरन भी मिलेगा, तो ये कंपोनेंट जो है वो इस डिज़ीज़ के साथ मैच करते हैं और आपकी केमिस्ट्री को काफ़ी हद तक बैलेंस कर लेते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करके आपको एक हेल्दी लेवल पर ले आते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि आया मैरिड लाइफ जो है औरत के अंदर से प्रॉब्लम्स जो डिजीज़ ख़त्म करती है? क्योंकि हमने ये मिथ सुनी है कि जब शादीशुदा, हमें भी हुक्म है मज़हब में कि हर जो जोड़ा मौजूद है, सही है, तो मुझे बताएं कि शादी के बाद क्या ख़वातीन के अंदर या मर्द दोनों के अंदर प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, कोई डिजीज़ वगैरह ख़त्म होते हैं? शादी करना क्या इससे ख़वातीन की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, फेज़ जितने भी फेज़ हैं ख़वातीन के, उसमें जो बहुत ही प्रोडक्टिव फेज़ है वो मैरिड लाइफ का है। ओके। इसमें प्रेगनेंसीज भी होती हैं, बच्चों की पैदाइश का अमल, और आपकी फैमिली जो है वो बन रही होती है, आप मैच्योर हो रहे होते हैं। उसी हिसाब से फिर आपके साथ इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आपको फेस करने पड़ते हैं। तो फिज़िकली और डिजीज़ वाइज भी बहुत सारे इश्यूज़ इसमें होते हैं। मेन चीज़ ये है कि आपकी जो केयर करने वाले लोग हैं वो आपके साथ कितना सिंसियर हैं और कितना पॉजिटिव है। फीमेल की हेल्थ डिपेंड करती है फैमिली के ऊपर, उसके हस्बैंड पे और उसके फैमिली के दूसरे मेंबर्स पे। अगर वो फैमिली के मेंबर उसके ऊपर अटेंशन और तवज्जो देते हैं, उसकी डाइट का ख्याल रखते हैं और बीमारी की हालत में उनको सही मुआवजा, इलाज मुआवजे की तरफ लेके जाते हैं, तो यकीनन ये सारे इश्यूज़ जो हैं ऑटोमेटिकली वो कम होते जाएंगे। लेकिन जिस कल्चर में, जिस माशरे में हमारे यहाँ आम तौर पे देखा ये गया है कि ये एक निगलेक्टेड ग्रुप है फीमेल का, और घर वालों की इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं होती। 50% से ज़्यादा मतलब फैमिलीज़ में हम ये चीज़ देखते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती हैं, न सिर्फ माँ के लिए बल्कि बच्चे के लिए भी। तो ऐसी माएँ जो जिनको खुराक पूरी नहीं मिल रही होती, जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से गुजर रही होती हैं, वो बच्चे की ग्रोथ उनकी सही नहीं होती, तो फीटल एज के अंदर बर्थ डिफेक्ट वहाँ पे बनते हैं। बर्थ डिफेक्ट क्या है कि माँ के पेट में जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उस वक्त अगर खुराक की कमी है या कोई मतलब डिजीज़ वाइज माँ के साथ कोई इशू चल रहा है क्रोनिक एलिमेंट में, तो उसके जो असरात हैं वो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर आएंगे। बच्चे को फिज़िकली या तो उसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रोमिनेंट पूरा नहीं बनेगा, या फिर सिस्टम वाइज उसमें कोई कमी आएगी। अब सिस्टमेटिकली जो बहुत सारी बीमारियां हैं बच्चे के अंदर, वो बाई बर्थ फीटल लाइफ में अंदर ही बन जाती हैं। तो बच्चा माँ के पेट से लेके बहुत सारी बीमारियां निकल रहा होता है। उसकी वजह उसके पीछे बैकग्राउंड में उसकी फैमिली के मेंबर्स हैं जो सही तौर पे उसको बच्चे को सही तौर पे एक अच्छा इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं दे रहे होते। अब बच्चा क्या क्या बीमारियां लेके निकलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें गुर्दे की पैदाइशी बीमारी होती है कि वो सारी ज़िंदगी बच्चे के साथ रहती है, या एंसेफेलाइटिस टाइप की कंडीशन होती है, हाइड्रोसेफेलाइटिस, जिसमें बच्चे का सर बहुत बड़ा होता है। फिर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अपने जीन्स में वो लेके माँ के पेट से आता है और सारी ज़िंदगी वो बच्चा अपनी बीमारियों से लड़ते हुए गुजार देता है। तो अब इसके पीछे असल जो वजह है वो आप समझ रहे हैं कि माँ डायरेक्ट तो नहीं हो सकती, लेकिन सर्वाइवल जो है, माँ का सर्वाइवल वो डिपेंड करता है ना उसकी फैमिली पे, तो फैमिली मेम्बर जिम्मेदार है। तो ये बहुत ही मतलब एक सेंसिटिव इशू है, इस पर हमें ज़्यादा बात करनी चाहिए ताकि इस तरह के जो हादसा रूनमा हो रहे हैं माँ के साथ, बच्चों के साथ, और लाइफ स्पॉइल हो रही है, पूरी फैमिली इसमें कंसर्न होती है। और एक माजूर बच्चा अगर पैदा होता है तो वो अपनी फैमिली का बर्डन बनता है। तो इकनॉमिकली भी और मेंटली तौर पे भी ये एक बहुत बड़ा एक कॉज है
हमारे लाइफ का बैड कॉज है, तो इस पर इंशाल्लाह बात करते आप हैं। देखिए माशाल्लाह असी में टॉपिक इतना वास्ट है कि हम जितनी देर बात करें तो वुमेन हेल्थ पे बात हो सकती है, मगर हमने ये देखा कि हमने छोटे से जो बातचीत है उसके अंदर काफ़ी टॉपिक कवर करने की कोशिश की। इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी पे और दूसरी चीज़ों पे, ओबेसिटी वगैरह पे, और जाते वक्त हम बहुत ज़रूर कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।